नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 साल का कार्यकाल पूरा करते ही एक बड़ा इतिहास रच दिया है और नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया है। 3 चुनाव, 3 कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल कि आगे क्या ये मोदी युग इसी तरीके से बरकरार रहेगा या विपक्ष अपनी वो ताकत, वो दमखम दिखा पाएगा जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को बाहर कर पाए या फिर ये कहे कि एनडीए को पटखनी दे पाए। इसके साथ ही बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि इन 12 सालों में आखिर क्या क्या हुआ। क्या वाकई में जिस विजन की बात की गई थी वो विजन धरातल पर दिखाई दे रहा है? क्या हम सिर्फ बात करते हैं कि हम बढ़ती हुई इकोनॉमी है और हमने वाकई में तरक्की की है, या फिर वाकई में धरातल पर जनता को वो एहसास भी हो रहा है? इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। तो तमाम सुलगते सवाल भी हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि चाहे 370 की बात कर लीजिए, 370 की बात कर लीजिए, राम मंदिर की बात कर लीजिए, विकास की बात कर लीजिए, बड़े बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात कर लीजिए, या फिर एयरपोर्ट्स की ही बात क्यों ना कर लीजिए, मोदी युग की जब हम बात कर रहे हैं तो कई सुलगते सवाल अभी सामने आ जाते हैं इस मोदी युग से जुड़े हुए, जिनका जवाब बहुत जरूरी है इन 12 साल के मौके पर। क्या मोदी ने सिर्फ नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा या भारत की राजनीति का पूरा मॉडल बदल दिया? आज बच्चे बच्चे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, 12 साल बाद क्या मोदी सरकार ने संस्थाओं को मजबूत किया या सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ाया? आखिर क्यों ईडी और सीबीआई को लेकर बार बार आरोप लगते हैं? क्या मोदी युग आर्थिक परिवर्तन की कहानी है या बढ़ती असमानता की? यह भी बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। इसके साथ ही और महत्वपूर्ण सवाल आपके समक्ष रख दें, क्या मोदी ने भारत को वैश्विक शक्ति बनाया या विदेश नीति का प्रचार वास्तविकता से बड़ा दिखाया? यह भी महत्वपूर्ण है। क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, असल में भी वो चीजें हैं? 2029 का सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी के बाद भी मोदी युग जारी रहेगा? ये बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। तो ये वो सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, सीधी बात करेंगे, तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश होगी। एक एक कर उन मेहमानों का परिचय भी हम आपसे करा देते हैं जो खास मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, जिनके साथ आज सीधी बात होने वाली है। तपोष पाल जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अमित तिवारी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जल्द ही हमें सर्वेश त्रिपाठी जी ज्वाइन करेंगे। तनुज दीक्षित जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। टीवी स्क्रीन पर प्लीज तमाम गेस्ट को दिखाया जाए। तपोष पाल जी, अमित तिवारी जी कांग्रेस की तरफ से हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से सर्वेश त्रिपाठी को आप देख पा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तनुज दीक्षित जी आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। तपोष पाल जी के साथ शुरुआत करते हुए, तपोष पाल जी 12 साल हो गए और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, एक इतिहास रच दिया है। लेकिन जब इस 12 साल की हम बात करते हैं तो सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं बल्कि बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो इस 12 साल के कार्यकाल पर धब्बा लगाती हैं। ऐसे में 12 साल के बाद अब आगे क्या विजन आप देखते हैं? देखिए, जन जन के विश्वास, अथक परिश्रम और प्रभावी नेतृत्व के बल पर स्वतंत्र भारत में जनादेश प्राप्त प्रधानमंत्री के रूप में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देखिए, आज 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 4399 दिन प्रधानमंत्री पद के रूप में उन्होंने सर्व किया है, जो कि नेहरू के 4398 दिन को पीछे छोड़ते हुए वो सबसे ज़्यादा सर्विंग प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखिए, जो बात की जा रही है कि उनके अचीवमेंट पे, तो मैं कल से 12 साल के इस डिबेट पे हूँ और मैंने कई जगहों पे कई चीज़ें बताई हैं, लेकिन आज मैं कुछ आपके डिबेट में दूसरी चीज़ें बताता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मिथ फैलाया गया और यहाँ पे भ्रम फैलाया गया कुछ दिन पहले विपक्ष के द्वारा गोल्ड को लेके, तो देखिए 2014 में जो स्वर्ण भंडार था वो 557.7 टन था
और 2026 में जो स्वर्ण भंडार है वो 880.5 टन है। कुल भौतिक सोने में जो वृद्धि हुई है वो 322.8 टन की वृद्धि हुई है, करीब करीब 58% की वृद्धि हुई। और हर वर्ष आरबीआई ने रिकॉर्ड खरीदारी की है, जिसके कारण हम इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। ये कहने में तो 58% की वृद्धि है, लेकिन एक्चुअल इसकी जो कीमत है वो $115 बिलियन से 131 बिलियन अभी मूव किया है, करीब करीब 11 लाख करोड़ हो चुकी है, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार के 17% है, और ये सभी दशकों में सबसे हाईएस्ट रेट पे है अभी। तो ये रिकॉर्ड जो है ये अचीव हुआ है हमारा, और इन 12 सालों में अचीवमेंट्स की आप इतनी सारी बातें तपोष पाल जी गिना रहे हैं, ठीक है, 12 साल में इतनी सारी अचीवमेंट्स की, लेकिन इन 12 सालों में एनटीए कितना कंट्रोवर्सी में आई, इन 12 सालों में नीट कितना कंट्रोवर्सी में आया, छात्रों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हुआ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ, उन्हें धोखा देने का काम किया गया। ले दे के कुछ बचे कुछ नेता थे जो बेचारे हम गरीबों के लिए बोल लिया करते थे, उन्हें भी अब आपने अपनी पार्टी में ले लिया, तो अब वो भी बोलने का काम नहीं करते हैं। जनता की आवाज उठाने वाला कौन है? इतने आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि आप एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं। जो जनता की आवाज उठाए या जो आपके खिलाफ बोल दे या आपकी कोई बात उठा दे तो आप सीधे उनको दरकिनार करने का काम कर देते हैं, उनको साइडलाइन करने का काम कर देते हैं। इन आरोपों पर क्या जवाब है? देखिए, एनटीए जैसे 2014 और अभी क्या लें तो एनटीए जैसी कोई चीज थी ही नहीं। एनटीए को हमने बनाया जिससे कि एग्जाम कराने के लिए एक कमेटी, एक ऑर्गेनाइजेशन हो और जिसके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये उसके बाद पेपर लीक अधिनियम एक्ट, उसको भी हमने बनाया और 2024 में वो भी जो है कार्यान्वित हुआ। तो जिस तरीके से हमने इस पे काम किया है और जैसे जैसे हम इसमें प्रोसीड किए हैं वो तो ये तो पहले था ही नहीं। और आपने देखा है कि पहले किस तरीके से पेपर लीक हुए थे। अब अभी मैं कहूंगा तो आप कहेंगे पहले का छोड़ दीजिए। अब देखिए 2004 में पीएमटी का पेपर लीक हुआ, मनमोहन सिंह ने इस्तीफा दिया क्या? 2006 में सीबीएसई का, 2007 में AIEEE का जो कि इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, 2008 में प्री मेडिकल टेस्ट का, 2011 में फिर से AIEEE का, एम्स का पेपर लीक हुआ 12 में, 2013 में महाराष्ट्र HSC का पेपर लीक हुआ, 13 में ही राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ, 13 में ही यूपीएससी का राजस्थान का पेपर लीक हुआ, 14 में सीबीएसई का क्लास 10 का लीक हुआ, 14 में ही सीबीएसई का। तो आप ये देखिए कि कंटिन्यूअसली इनकी सरकारें थी, ये कुछ किए। सीबीएसई में तो नया सिस्टम आप लेकर आए, सीबीएसई में तो नया सिस्टम आप लेकर आए, लेकिन नया सिस्टम आते ही उसमें किस तरीके से बंटाबांट हुआ, क्या भ्रष्टाचार हुआ, वो तो हमारे सामने है। वो तो नेहरू जी के समय का, कांग्रेस के समय का नहीं था ना। जब आप ये कह रहे हैं और ये कहा जा रहा है, सीधे टैगलाइन दी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू को पीछे छोड़ दिया, तो फिर ये बातें भी तो सामने आएंगी कि ईडी, सीबीआई, विपक्ष के नेता, सीबीएसई, इन सब में भी तो पीछे छोड़ दिया ना भाई, हर चीज में पीछे छोड़ा ना। मैं आपको रिप्लाई देता हूं। देखिए, जब एनटीए इस बार की अगर पेपर लीक की बात कहें तो जो संसदीय दल है उसके सामने जब एनटीए आया तो एनटीए ने क्या कहा कि हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, हमारे सिस्टम से पेपर लीक ही नहीं हुआ है। हाँ जी। और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने उससे पहले जैसे हम तीसरे किसी सोर्स से हमारे पास स्क्रीनशॉट्स आए और वो टेलीग्राम उसके चैट के थे, तो इमीडिएटली हमने जो है साइबर सेल वालों को इंक्लूड किया, उसका वेरिफिकेशन कराया। जैसे ही उसमें हमें ग्राउंड मिला तुरंत हमने री एग्जाम के लिए ऑर्डर दे दिया और 2 दिन के अंदर सीबीआई को हमने इंक्लूड किया। आप ये बताइए, इससे पहले सीबीआई कभी इंक्लूड हुआ? तपोष पाल जी, एक बात बताइए, राघव चड्ढा कहाँ हैं आजकल? मेरे बड़े पसंदीदा हुआ करते थे। तपोष पाल जी, एक बात बताइए, आजकल राघव चड्ढा कहाँ हैं? मेरे बड़े पसंदीदा हुआ करते थे, मैं उनकी फैन हुआ करती थी, लेकिन अब फेवरेट नहीं रहे। नीट हुआ, सीबीएसई हुआ, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। पहले तो इतना बोलते थे, हमारे लिए समोसे के रेट के लिए लड़ जाते थे कि एयरपोर्ट पे समोसा महंगा है। अब नीट सीबीएसई पे भी कुछ नहीं बोले, बताइए कहां आपने उन्हें छुपा दिया? नहीं, हमने छुपाया नहीं, बिल्कुल अवेलेबल है। और तो मतलब अवेलेबल है तो मतलब उनको एक टेप दे दी गई है
अवेलेबल हैं, उनको मतलब कर क्या दिया गया है समझ में नहीं आ रहा। ये अचानक से उनकी पर्सनालिटी इतनी चेंज कैसे हो गई। वो आदमी जो हमारे लिए समोसे के लिए लड़ जाया करता था, वो आदमी जो गिग वर्कर्स के लिए लड़ जाया करता था, खुद गिग वर्कर बनकर उन्होंने पूरा एक 24 घंटे देखा कि क्या होता है क्या नहीं होता। इतने बड़े बड़े मसले हो गए, वो आदमी अब कुछ बोलता ही नहीं है। आप उनका समय लीजिए और बात करिए। मैं तो आप समय दिलवाइएगा जरूर तपोष पाल जी, मेरी कोशिश रहेगी, मैं जरूर बात करना चाहती हूँ। मेरी तो पर्सनल मतलब मैं सच्ची में पर्सनल उनसे कनेक्ट फील करती थी, तो मेरी जरूर अपॉइंटमेंट आप फिक्स करवाइएगा उनके साथ। मेरी रिक्वेस्ट आपसे पर्सनल है, अपॉइंटमेंट मेरी जरूर फिक्स करवा दीजिएगा। एक काम मेरे लिए जरा कर दीजिएगा, इतनी बार आप जुड़ते हैं हमारे साथ। चलिए मूविंग ऑन टू, मैं आऊंगी तपोष पाल जी आपके पास दोबारा से। अमित तिवारी जी, क्या आप वाकई में समझते हैं जब ये टैगलाइन दी जा रही है कि नेहरू को पीछे छोड़ दिया, यानी कि इस युग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा प्रभावशाली नेता कोई नहीं है, जिसने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, और वाकई में ये एक मोदी युग है जिसका अंत अभी दिखाई नहीं देता है? हम तो बड़ी स्पष्ट है जो आपने चलाया भी, और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक टैगलाइन भी दी गई कि सबको पीछे छोड़ दिया, नेहरू जी को पीछे छोड़ दिया। हम मानते हैं कि इस 12 साल देश बेहाल, और प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने झूठ के रूप में सारी सरकारों को नेहरू जी को पीछे छोड़ दिया, देश के बनाए हुए सारे इंस्टीट्यूशंस को बेच दिया, इस रिकॉर्ड में नेहरू जी को पीछे छोड़ दिया। एक आईआईटी और आईआईएम का खुद उद्घाटन नहीं किया, लेकिन सारे आईआईटी और एमएनआईटी आईआईएम सारे बेच दिए, इसमें इन्होंने रिकॉर्ड पीछे तोड़ दिया। ये बिल्कुल है। बेरोजगारी की उपलब्धियां थी वो बढ़ती चली गई, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता चला गया, इसका रिकॉर्ड तोड़ते चले गए। अब हमें तो बड़ी हंसी आती है कि जब हम देखते हैं कि एनटीए इन्होंने बनवाया, अभी तपोष जी कह रहे थे एनटीए इन्होंने बनाया, एनटीए तो कह ही नहीं रहा था कि पेपर लीक हुआ, और हमने कह दिया कि पेपर लीक हुआ, हमने सीबीआई लगा दी। सर 3 वर्षों से लगातार नीट का परीक्षा जो है वो लीक हो रहा है, और आपकी तीनों बार सीबीआई घुसी, और ये जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग आपने किया, उनका सदुपयोग अगर आप यहां पर कर लेते तो शायद बात बन गई होती। और आपको पता है कि अगर आप सीबीआई का सदुपयोग करते और वो एजेंसी दबाव में ना होती, तो आपके जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो जेल की सलाखों के पीछे तिहाड़ जेल में बैठे होते। आपकी उपलब्धि ये है कि आपने भ्रष्टाचार करके अपने मंत्रियों को बचाया। आपने एक भी मंत्री का इस्तीफा लेना उचित नहीं समझा। लाखों लाख छात्र, युवा, बेरोजगार चाहे सड़कों पर हों, आपके नाम उपलब्धि है मोदी जी 12 सालों में कि आप हजारों किसानों के हत्यारे जो बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए, अन्नदाता के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए उन्होंने अपनी आहुति दे दी, और आपके हरियाणा आंसू तक नहीं निकले, सदन में उनके लिए मौन तक आपने नहीं रखा। इसके लिए अपने मित्र अडानी को फर्म बेचने के लिए, उनके कृषि कानून थोपने के लिए किसानों को ऊपर, लेकिन किसानों का अडिग विश्वास था। लेकिन फिर मोदी जी इस बात को कहते हैं, आप 12 साल पूरे कर लिए, आप एनटीए की तरफ आओ, आप सीबीएसई की तरफ आओ, बेरोजगारी पर आओ, महंगाई पर आओ, आपके इतने फेलियर हैं, आप उसे मीडिया के माध्यम से ढक जरूर सकते हो, लेकिन आप जनता की नजरों में उन्हें बिल्कुल नहीं छुपा सकते। एक आम व्यक्ति जिस प्रकार से आज पूरे देश में महंगाई की चपेट से झेल रहा है, आप कह रहे हो आपने सोना ज्यादा खरीद लिया, रिपोर्ट कुछ और आती है, उसके बाद कुछ और कहलाते हो। दूसरी बात क्या है मोनिका जी, बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इस 12 सालों में सरकारी संस्थाओं का जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने दुरुपयोग किया जी, अगर उस समय। लेकिन अमित तिवारी जी एक बात बताइए, जब आप इस तरह की बातें कहते हैं, विपक्ष जब इस तरह की बातें कहता है कि सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है, तो किस प्रूफ के साथ कह रहा है? बात को किस तरीके से आप साबित करेंगे? आरोप किस तरीके से सिद्ध करेंगे? सिर्फ हवाई आरोप लगाएंगे? मोनिका जी, हम तो कहते हैं नारी सशक्तिकरण का ठीकरा फोड़ते हैं लोकतंत्र के बदमाश लोग। नारी सशक्तिकरण पर ढीगरा फोड़ते हैं। मध्य प्रदेश से इनको कोई नहीं मिला, राज्यसभा में ये एक महिला सांसद को भेज देते। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मीनाक्षी नटराजन जी को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया, और जिस प्रकार से जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपना तीसरा प्रत्याशी महेश केवट को उतार दिया। उनके पास संख्या बल नहीं है चुनाव जीतने के लिए, फिर भी उतारोगे।
क्यों? क्योंकि आपको हॉर्स ट्रेडिंग करनी है, आप बदमाशी करोगे लोकतंत्र में आकर के, खरीद फरोख्त करोगे, करोड़ों की एटेसिया अदानी से पास करोगे, सब खरीदोगे। जब इनको लगा कि हम उसमें भी सफल नहीं हो रहे, तो एक झूठा, जिसका सुमोट मतलब जिस पर संज्ञान भी मजिस्ट्रेट ने नहीं लिया, एक झूठा कागज आया, और जो मध्य प्रदेश सचिवालय के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके माध्यम से उन मीनाक्षी नटराजन, जो महिला सशक्तिकरण की बेबाक आवाज हो थी, और वो सदन में दहाड़ती, तो मोदी सरकार के पसीने छूटते। महिलाओं के मुद्दे पर बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी जी, आप एक महिला से डर गए, और आपका पूरा तंत्र उनको राज्यसभा जाने से रोकने के लिए सभी एजेंसियों का दुरुपयोग करने लगा। पूरा चुनाव आयोग, रिटर्निंग तपोष पाल जी, जवाब है आपका इसके पास, इस बात का जवाब शॉर्ट में जरा फटाफट से जवाब दे दीजिए, फिर मैं सर्वेश त्रिपाठी के पास जाऊंगी। देखिए, इस बात का जवाब तो है, और हेमंत सोरेन से के पूछ लेना दुरुपयोग करने चाहिए। वो बोल रहे हैं, वो बोल ले, उसके बाद बोलता हूँ। ठीक है अमित तिवारी जी, फटाफट से उनका रिएक्शन ले लेते हैं आपकी बात पे, फिर मैं सर्वेश त्रिपाठी के पास जाऊंगी। तपोष पाल जी, ओवर टू यू। देखिए, इस बात का जवाब तो हेमंत सोरेन देंगे, बिना ये इंडी गठबंधन में साथ में है। हेमंत सोरेन से बिना पूछे खड़गे ने अपने ऑफिस को चलाने वाले प्रणब झा को उतार दिया है। 2 सीटें थी वहां पे, और बिना इनसे डिस्कशन किया, उसके बाद हेमंत सोरेन ने यही कहा कि हम एक ही गठबंधन में हैं, कि अलग अलग गठबंधन में हैं। डकैती अगर आप लोकतंत्र की में ही बोलना है ना, तो मैं नहीं बोलूंगा। को राज्यसभा में जाने से रोकोगे, अनैतिक साधनों का प्रयोग करोगे, गैस और अटैची बनवाओगे, आपको माफ कर देगी? आपको क्या लगता है देश की जनता माफ करेगी? राजनीतिक बदमाशियां करना भारतीय जनता पार्टी कब तक नहीं छोड़ेगी। उन्हें पता है कि वो महिलाओं से डरते हैं। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर घड़ियाल के आंसू बहाने वाली भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा से नामित होने वाली मीनाक्षी नटराजन जी के आप खत्म करेंगे तब मैं बोलूं कि आप ऐसे क्या मतलब, क्या मतलब है? चाहे वो जमीनी मुद्दों पर आपने लोकतंत्र, ठीक है अमित जी फटाफट से आप ही की बात पे वो जवाब दे रहे हैं, फटाफट से जवाब ले लेते हैं, आगे भी चलेंगे जरा। तपोष पाल जी, नहीं, आप अभी मैं बोलना शुरू करूंगा, फिर बोलना शुरू कर देंगे। उनकी बीमारी है, वो इससे पहले भी मैं देखा हूँ, वो सुनते ही नहीं है। अब आप बोल लीजिए, जितनी हवा है आप निकाल लीजिए, उसके बाद बोलता हूँ मैं, क्योंकि बीच बीच में बोलेंगे ना आपकी आवाज जाएगी ना किसी और की आवाज जाएगी। आप बोल लीजिए, आप मन भर के बोल लीजिए आज आप, ठीक है? बोलिए। अमित तिवारी जी, 1 मिनट सुन लेते हैं। आप अगर आरोप लगा रहे हैं, सारी बातें कह रहे हैं, तो उस पर जवाब भी बीजेपी का सुन लेना चाहिए। तपोष पाल जी, फटाफट से आंसर आपका। देखिए, मैंने यही बताया कि इसका जवाब जो है वो हेमंत सोरेन देंगे। वहां पे 2 सीटें हैं, और इन्होंने बिना हेमंत सोरेन से पूछे हुए, ये जबकि इंडी गठबंधन में है, और हेमंत सोरेन ने क्या स्टेटमेंट दिया कि हमें जानकारी बिना दिए हुए इन्होंने जो है प्रणब झा, जो कि खड़गे के ऑफिस संभालते हैं, खड़गे के ऑफिस बेयरर को इन्होंने उतार दिया राज्यसभा के कैंडिडेट, और उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया नहीं। कहा ये सीधी सीधी अवहेलना है हमारे इंडी गठबंधन की संरचना की, और इसीलिए वो नहीं आए। वो जो है डिस्टेंस से जुड़े, और वो जो है ऑनलाइन जुड़े, और उन्होंने इसीलिए जो है अपनी नाराजगी दिखाई। अब देखिए, ये हमसे मीनाक्षी नटराजन की बात कर रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन के ऊपर क्रिमिनल केस था, उन्होंने एफिडेविट में जो फॉर्म 26 सबमिट किया जाता है, जिसमें आप अपने सारा लेखा जोखा लिखते हैं, उसमें क्रिमिनल केस के बारे में डिटेल नहीं दिया आपने। हमने ऑब्जेक्शन किया कि आपने क्रिमिनल केस के बारे में आपने डिटेल क्यों नहीं दिया। जब एफिडेविट में वो दिखाया गया तो उसको जो है निरस्त कर दिया गया। तो इनको फॉर्म 26 भरना नहीं आता, तो हम सिखाएंगे क्या फॉर्म 26 भरना? आपके कैंडिडेट आप अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, और ये सब जांच में सारी चीजें भी शायद सामने आ जाएंगी, धीरे धीरे तमाम डिटेल्स आ जाएंगी, क्योंकि यही बात निकल कर सामने आया अमित तिवारी जी कि उन्होंने अपनी डिटेल्स पूरी फॉर्म में नहीं भरी थी। ये डिटेल्स उन्होंने फॉर्म में नहीं भरी थी, अभी तक तो यही जानकारी सामने आई है। बकवास कर रहे हैं यहाँ पे आके, ये डरते हैं वो डरते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या करिए, फॉर्म 26 एक बेसिक चीज है। आपको डिक्लेयर करने पड़ते हैं, बिना पढ़े लिखे करते हैं। दिक्कत इस बात की है, ये ढंग के ना तो इनके पास वकील है। आप हर एक जगह कपिल सिब्बल को क्यों नहीं भेजते? यहाँ पे कपिल सिब्बल क्यों नहीं थे? इनको भेज देते आप। ठीक है, आपसे पूछना पूछने क्या है? आप फालतू की बकवास कर रहे हैं। ठीक है, इस बहस को आगे आप दोनों जारी रख लीजिएगा जरा, और मेहमानों को भी हम पैनल में ले लें, वो इंतजार कर रहे हैं। बहस को आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, दोबारा से आपको समय दिया जाएगा दोनों को वापस से 1-on-1 का। ओके, सबमिट करना पड़ता है, लेट्स मूव ऑन। ठीक है अमित तिवारी जी आएंगे, तपोष पाल जी आएंगे, ठीक है, करके चले आओगे और कहोगे कि डरते हैं। क्या डरते क्या है? पागल नहीं तो क्या डरते हैं?
फॉर्म 26 के एफिडेविट सबमिट करना नहीं आता? ठीक है। 100 साल पुरानी पार्टी है, यहाँ एडवोकेट बैठे हुए उनसे पूछ लीजिए, मुंह उठा के चले डरते हैं कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? ठीक है, तपोष पाल जी आएंगे। अमित तिवारी जी प्लीज रिक्वेस्ट है, हम लौटेंगे आपके पास और मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी को भी पैनल में लेना चाहूंगी। सर्वेश त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी की जब बात आती है तो समाजवादी पार्टी एक दिग्गज पार्टी है, बड़ी विपक्षी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में अपना एक आधार रखती है और धीरे धीरे विस्तार भी कर रही है। लेकिन एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी मोदी को हराने के लिए किस तरह की रणनीति पर चल पड़ी है? जब आप उत्तर प्रदेश के चुनावों में राहुल गांधी के साथ आना चाहते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो चुनाव है वो मोदी बनाम अखिलेश की जगह मोदी बनाम राहुल हो जाएगा पूरी तरीके से, और अखिलेश यादव की जो छवि है वो कम हो जाएगी? क्या आप मोदी युग से डर रहे हैं, मोदी नाम से डर रहे हैं कि सबको एक साथ आने की जरूरत आ ही पड़ी है कि मिलकर ही हमें हराना होगा? भाई अकेले हमारे बस की बात नहीं है कि हम अकेले हरा लेंगे। मोनिका जी, मैं बहुत मजा आ रहा था मुझे ये कॉमेडी विद कपिल जो चल रहा था अभी तक। आपको नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार, जनता को नमस्कार। और मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने इतने दिन पूरे किए, ऐसी बदहाली के बाद भी ये दिन पूरे किए, इसके लिए और शुभकामनाएं। और एक चीज के लिए और शुभकामनाएं कि उनका नाम इतने बड़े आदमी के साथ नाम के साथ जुड़ गया। और मुझे पूरा भरोसा है कि नेहरू जी जहां भी होंगे उनकी आत्मा को ये कष्ट होगा। बाकी तो बहुत अकम्पलिश्ड आदमी थे, बहुत बहुत चीजें पूरी की, और हम सब के जो भी थोड़ा बहुत शिक्षित है इस देश में वो सबके फेवरेट रहे हैं और रहेंगे हमेशा। लेकिन उनके साथ इनका नाम जुड़ा तो वो इतने खुश नहीं होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मोदी जी के लिए खुशी की बात है उनका नाम जुड़ा। हालांकि तुलना दोनों की करनी बहुत बेईमानी है। एक प्रधानमंत्री ऐसा होता है जो स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, उसके बाद प्रधानमंत्री बनाया जाता है, सबका चहेता होता है, उसके बाद कृत नहीं करता। उनको कोई 3 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं मिली थी जब वो आए थे, उसके बाद भी अंग्रेजों से एकदम ये हॉलो सी कंट्री मिली थी, फिर भी उन्होंने काम किया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया, इसरो बनाया, प्लानिंग कमीशन बनाया। ये जो हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करते हैं, ये उस आदमी का विजन था। अगर वो चाहता तो डिक्टेटरशिप कर सकता था, लेकिन उन्होंने पहला जनरल असेंबली बनाया एकदम निष्पक्ष, और वो पूरा ढांचा तैयार किया। हम बात करते हैं विदेश नीति की। कोल्ड वॉर के समय, मोनिका जी आपको याद होगा, पता होगा कि कोल्ड वॉर के समय NAM खड़ा करना, ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ी लीडरशिप खड़ा करना बहुत बड़ी चीज थी। जब आप कंफ्यूज थे कि आप यूएस की तरफ हो, USSR की तरफ हो, लेकिन उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट की अवधारणा रखी। और इस समय ये और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है कि एक प्रधानमंत्री बाद में आया जो यूएस से अब इतना डर गया कि नॉन अलाइनमेंट छोड़िए, उसको समझ में नहीं आया कि इजराइल लौट गए और लौट के आए तब तक युद्ध हो गया और उनको पता भी नहीं चला। और उनका पक्ष उनको आज तक क्लियर नहीं हुआ कि वो किस पक्ष में है। और उस विदेश नीति, ठप्प विदेश नीति के नाते ये महंगाई की मार हम आज भी झेल रहे हैं। हम प्लानिंग कमीशन छोड़िए, हमने क्या नीति आयोग आज तक क्लियर नहीं हुआ लोगों को कि नीति अगर नीति है तो आयोग क्यों जोड़ते हैं उसके साथ, क्योंकि उसके डेफिनेशन में ही इंस्टीट्यूशन है, फिर आयोग कैसे हो गया है ना। बहुत सारी चीजों को आज तक लोग समझ ही नहीं पाए। एक प्रधानमंत्री ऐसे आए मोदी जी, इसलिए याद किए जाएंगे, पहले प्रधानमंत्री। एक इंसान किताब लिख देता है, उसको विश्व भर पढ़ता है। उनकी स्पीचेस अभी तक, जब भारत आजाद हुआ था तो वो स्पीचेस अभी भी सुनी जाती हैं। जहां भी जवाहरलाल नेहरू चाहे बच्चों के साथ भी बैठ के बोलते थे तो लोग सुनते थे। एक प्रधानमंत्री ऐसे जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल ही नहीं पाते, आज तक किसी भी चीज का जवाब ही नहीं उनके पास, नीट पे आके बोल ही नहीं पाए। हर जगह सफल प्रधानमंत्री, हर जगह सवाल उठाए गए इनके ऊपर और जवाब देने की हिम्मत नहीं रखी इन्होंने। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जीरो रहे, चाहे वो पुलवामा के नाम पे शहीदों पे वोट दे लिया लेकिन उन्हीं जवानों को पेंशन नहीं दे पाए आज तक के सीआरपीएफ के। आप पहलगाम में आज तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं हुई कि हुआ कैसे। नीट में एनटीए की बात कर रहे थे, 2024 में रोका जा सकता था। एनटीए में जो सबसे बड़ा जो मास्टर माइंड था संजीव मुखिया, उसको पकड़ने में 1 साल लग गया इस सरकार को। और 24 में जो एनटीए चीफ थे उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया। तो नीट कैसे नहीं होता 26 में? और कोई अभी भी इनके पास फुल प्रूफ प्लान नहीं है कि ये कैसे उसको ठीक करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान वहीं के वहीं बैठे, उनको हटाया नहीं गया, अकाउंटेबिलिटी का नाम का कुछ है नहीं इनके पास। तो अभी भी जनता इनको हमेशा इन सब चीजों के लिए इनकी जो विफलताएं हैं उनको याद रखेगी। जो इनके मास्टर स्ट्रोक से भी खुद नाम नहीं लेते उसका। जीएसटी का नाम आप नहीं सुनेंगे भाजपा प्रवक्ता के मुंह से, प्रधानमंत्री के मुंह से। डिमोनेटाइजेशन का नाम नहीं सुनेंगे। किसानों के ऊपर काला कानून उन्होंने लिया था, उनको वापस लेना पड़ा, यू टर्न सरकार है ये।
तो इनके लिए आप इनके टाइम पे केवल हर तबका परेशान, किसान परेशान, जवान परेशान, 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे। लेकिन सर्वेश जी, ये भी तो सच्चाई है। अगर आप कह रहे हैं कि ये सब परेशान, तो यही सब तो हैं जो बार बार वोट देकर चुन रहे हैं, यही सब तो हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाने में मदद की है। इन्हीं के बूते तो रिकॉर्ड बना। मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं, वहीं इसका जवाब छुपा हुआ है। मैं यही वेट कर रहा था कि इस पे आया जाए। 2024 में लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा, और उसमें आप उसका रिजल्ट जानती हैं। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और हमारे गठबंधन को, कांग्रेस और सपा के गठबंधन को 47 सीटें मिली। इनकी हालत खराब हो गई उत्तर प्रदेश में। ये आखिरी चुनाव था लोकसभा का चुनाव जहां हम लड़े हैं। तो इनके लिए, इनको डर सता रहे, जो मीटिंग आज हो रही है ना, इनको पता है कि 27 में क्या होने वाला है, तो ये डर सता रहा है। अब ये फॉल्स नैरेटिव पे आ गए हैं। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की बेटी पे ऐसे ऐसे घटिया बातें उनके लिए, और नीच लोग लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे, ऐसी बातों पे आ गए हैं। जबकि इनकी खुद की हालत ऐसी है कि राम मंदिर का चंदा का स्कैम आज सामने आ चुका है और उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे। तो इनकी हालत ऐसी ही है। 24 में जो हमने किया था वो और बड़े बड़े स्तर पे किया जाएगा, ये गायब हो जाएंगे। तो इसका जवाब लिया जाएगा तपोष पाल जी से, पर पहले मैं तनुज दीक्षित जी के पास जाऊंगी। तनुज दीक्षित जी, क्या ये उचित है वाकई में ये तुलना करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेहरू की आपस में, पूर्व प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री की आपस में तुलना करना ऐतिहासिक तौर पर, क्या ये उचित है? मोनिका जी, मुझे लगता है कि दोनों का अपना अपना कार्यकाल रहा है। वो आजाद भारत के समय नींव रखने वाली बात है, कुछ डेवलपमेंट वाली बात है, लेकिन उसको आगे ले जाने की बात आज के प्रधानमंत्री विजन के साथ में देख रहे हैं। देखिए, दोनों का कंपैरिजन कहीं से भी बेहतर नहीं है। ये केवल आज मैं चर्चा सुन रहा हूं, चर्चा में राज्यसभा की चर्चा हो रही है, चर्चा में हमारे सपा के जो प्रवक्ता है वो जो है पुलवामा अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक और सब पे, आज एक चीज की स्थिति देखिए कि आज देश का रक्षा मंत्रालय, देश की रक्षा के लिए जो हमारे मौजूदा जवान हैं, जो सैनिक हैं, उनकी जो पोजीशन है वो आज कितनी स्ट्रांग है। आज भारत का नेतृत्व पूरी दुनिया मानती है। हमने G20 समिट करी, हमने भारत ने अपना लोहा मनवाया। देखिए, ये सब करने के लिए इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को इसलिए जाता है कि एक भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते जो विजन, जो सोच, जो मजबूती चाहिए, वो बेहद आवश्यक है। हम सुन रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन की भी बुराइयां हो रही है। अरे, डिमोनेटाइजेशन ने भारत में जो अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी उसको सुधारा है। इसमें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ है। 370 धारा जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाई थी वो हटी है। हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 3 तलाक कानून ये बेहद आवश्यक था। हम ये ना भूलें कि कानूनन रूप से भारत में आज सशक्तिकरण हुआ है, और ये सशक्तिकरण ना केवल कानूनन रूप से बल्कि ये भी दर्शाता है कि किस तरीके से आने वाले समय में भारत अपनी मजबूती के साथ में छाप विदेश भर, विश्व भर में छोड़ता है। तो मुझे लगता है आज की चर्चा ना केवल कार्यकाल के ऊपर, बल्कि जो कार्यकाल बड़ा है, इसका मतलब देश की जनता का विश्वास भी उसके साथ साथ उतना मजबूत है। और ये बेहद आवश्यक होगा विपक्ष को समझने के लिए कि आप ये देखिए कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, केवल 8 राज्यों में एनडीए या बीजेपी की सरकार थी। आज की तारीख में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। ये दर्शाती है कि वो जगह, वो प्रदेश, वो राज्य जहां पर कभी भारतीय जनता पार्टी अछूती थी, सीमित थी, नहीं पहुंच पाई थी, आज वहां भी मजबूत किला गड़ा है। और ये किला लोगों के विश्वास, लोकतंत्र से गड़ा जाता है, ये समझना होगा जी। तो यानी कि आपके अनुसार ये बिल्कुल ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई में इस तरह के काम किए हैं कि उनकी बदौलत उन्हें ये रिकॉर्ड मिला भी है, और ये शायद आगे अभी कायम भी रहने वाला है। तपोष पाल जी, आप सर्वेश त्रिपाठी की बात पर कुछ कहना चाह रहे थे, आप उस पर भी जवाब दे सकते हैं अपना। और इसके साथ ही जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं, तब तक मोदी युग कहा जा रहा है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं होंगे तब कौन होगा, या फिर तब क्या होगा? आज जो बीजेपी पीएम मोदी के नाम से जानी जाती है, फिर वो बीजेपी किसके नाम से जानी जाएगी? कौन सा बड़ा नेता आपके पास पीएम मोदी की जगह पर? देखिए, अभी कंपैरिजन की बात हो रही थी, जिस समय नेहरू को
सत्ता मिली थी 1947 में, उस समय पीओके हमारे पास था, तिब्बत का अक्साई चीन हमारे पास था, कच्छी द्वीप हमारे पास था, और यूएन की परमानेंट सीट को जो है दिया गया था, हमारा ऑफर किया गया था। इन्होंने पाकिस्तान को पीओके दे दिया, चीन को अक्साई चीन गिफ्ट कर दिया। यूएन की सीट जब कहा गया, इनसे रिक्वेस्ट किया गया, उस समय नेहरू ने कहा नहीं नहीं आप चाइना को पहले दीजिए, हमें जरूरत नहीं है, और कच्छी द्वीप को इन्होंने गिफ्ट में दे दिया। आज हमारे मछुआरे वहां पे स्ट्रगल करते हैं, और कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी इलेक्टेड है, जनता के द्वारा चुने गए हैं, और नेहरू सिलेक्टेड है, मनोनीत किए गए हैं। ये गांधी के अनुकंपा पे बने हैं। किसने उनको सिलेक्ट किया भाई? सरदार पटेल को सिलेक्ट किया गया था, सारे जितनी समितियां थी। तो ये कोई कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता कभी। एक चीज और बता दूं, देखिए इस पे जो बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी जब सत्ता संभाले थे उस समय, उससे पहले मनमोहन सिंह थे और वो अर्थशास्त्री थे, लेकिन फिर भी 10वें स्थान पे था और आज तीसरे स्थान पे। उसके पीछे कई बड़े रीजन है। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। जैसे कि फेक एनजीओ हमने जो 20,000 से प्लस 20,000 से ज्यादा हमने फेक एनजीओ को बंद किए। हमने शेल कंपनियां 4 लाख से ज्यादा बंद किए। हमने फेक राशन आईडी कार्ड 5 करोड़ हटाए। हमने फेक एलपीजी कनेक्शन 4.2 करोड़ उसको हटा दिया। मनरेगा में जो फेक बिलिंग होती थी 2 करोड़ से ज्यादा, उसको सत्यापित कार्ड थे उसको हटाया हमने। हमने फेक मिड डे मील की जो बेनिफिशियरीज थी, लाखों फर्जी प्रविष्टियां थी, उसको हमने हटाया। और डीबीटी जो सेविंग्स था, लाखों की करोड़ों की बचत किया हमने डीबीटी के माध्यम से। अब मैं एक चीज और बता दूं जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और ऐसे छुप सा गया है कि हमने बैंकिंग का जो मर्जर किया, 27 स्वतंत्र बैंक हुआ करते थे, हमने मेगा विलय के तहत भारतीय स्टेट बैंक में हमने 5 उसके सहयोगी बैंक, बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, त्रावणकोर, ये सब जो है भारतीय स्टेट बैंक के सब्सिडियरीज हुआ करते थे, उनको ऐड किया हमने 2017 में। 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक को विलय किया। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक को 2020 में हमने विलय किया। केनरा बैंक में विलय किया सिंडिकेट बैंक को। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का बहुत सारे काम किए तपोषपाल जी। इंडियन बैंक में हमने इलाहाबाद बहुत सारे काम कर दिए तपोषपाल जी। आप पूरी फहरिस्त गिना रहे हैं, लेकिन इसके साथ फिर वही बात आ जाती है जो मैंने पहले पूछा था कि अगर आप अच्छे काम गिना रहे हैं तो बुरे काम भी तो गिना दीजिए, आरोपों का भी तो जवाब दे दीजिए। वही बात आ जाती है। आप जो पूरी लिस्ट अगर एक पॉजिटिव गिनाएंगे तो एक नेगेटिव लिस्ट भी है। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात कही, एम्प्लॉयमेंट पे मैं जवाब दे देता हूं। हाँ। देखिए एम्प्लॉयमेंट पे इन्होंने जो पूछा था, मैं आपको बता दूं, ईपीएफओ, जब जैसे यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं, कभी कोई नौकरी ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहला काम होता है पीएफ खुलना। मैं 2025 मार्च का आंकड़ा देता हूं, 14.58 लाख नए पीएफ के अकाउंट खुले। अप्रैल 2025 19.14 लाख पीएफ के अकाउंट खुले नए। मई 2025 20.6 लाख, और जून में तो सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 21.89 21 आप 22 कर लीजिए, 22 लाख का खुला। अब 26 का जो है हर महीने इसमें जो है कई लाखों ईपीएफओ के वो जोड़ रहे हैं। आप चाहें तो ये सारे डेटा ऑनलाइन मौजूद है, वहां से लेके देख सकते हैं। तो फिर ये बेरोजगारी का नारा क्यों लगता रहता है तपोषपाल जी? युवा रोजगार के लिए क्यों रोता रहता है? ये 10-10 हजार की सैलरी पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बेचारे क्यों रोते रहते हैं? लेबर्स फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? एक परीक्षा जिसकी पात्रता 10वीं पास है, उसके लिए ग्रेजुएट लोग, पोस्ट ग्रेजुएट लोग वो तक पहुंच जाते हैं देने के लिए। अगर वाकई में बेरोजगारी नहीं है, रोजगार इतना है, तो फिर जरा ये जो तस्वीरें सामने आ जाती हैं समय समय पर, ये थोड़ा समझ से परे हो जाती हैं। समझ से परे देखिए नहीं होगा, क्योंकि आईटीआर का मैं डेटा बता रहा हूँ। 1 करोड़ से ज्यादा आईटीआर की संख्या 2014 में बहुत कम थी, अब लाखों के तादाद में है। और उसका आप चाहेंगे तो मैं पूरा डेटा आपको जो है नहीं डेटा मत गिनाइए। अब ये आईटीआर का वो है। और मैं बताऊं, देखिए 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में, अभी 2.34 लाख है स्टार्टअप्स। और स्टार्टअप्स क्या करता है? सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। उसी तरीके से हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहले आयातक हुआ करते थे, अब प्रमुख उत्पादक है। मैन्युफैक्चरिंग में आयातक केंद्रीय था, अभी
हम मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया के सबसे बड़े हमारा जो है इकोसिस्टम है। यूनिकॉर्न्स हम 2014 तो पुष्पाल जी, अगर आप स्टार्टअप को गिना रहे हैं तो अपने ही मंत्री का स्टार्टअप को लेके दिया गया बयान मत भूलिए कि भारत स्टार्टअप के नाम पर क्या कर रहा है, किस तरह का रोजगार जनरेट कर रहा है, डिलीवरी बॉय बना रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप ही के मंत्री का दिया गया बयान है, एक मंच से दिया गया बयान है। एक बार बता दीजिए। पीयूष जी ने ही कहा था, उन्होंने ही कहा था कि स्टार्टअप के नाम पर हम क्या जनरेट कर रहे हैं, हम ये जेप्टो, ब्लिंकिट ये सब बना रहे हैं और तमाम पढ़े लिखे लड़कों को, तमाम पढ़े लिखे लोगों को डिलीवरी बॉयज बना रहे हैं। और बाकी देश देखिए स्टार्टअप के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं। तो आप स्टार्टअप के नाम पर अगर आप कह रहे हैं तो आपके ही मंत्री ने, आपके ही नेता ने स्टार्टअप्स का कंपैरिजन क्या कर दिया था और उनकी क्या हकीकत बयां की, तो फिर स्टार्टअप्स की तो आप ही के मंत्री हकीकत बयां कर रहे हैं। और ये रियलिटी है, आपके घर पे भी मेरे ख्याल से ये जेप्टो, ब्लिंकिट, मिंत्रा ये सबसे डिलीवरी आती होगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आती होगी। जो डिलीवरी बॉयज नॉक नॉक करते होंगे उनको देखा है, पढ़े लिखे लड़के होते हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे से बात करने वाले, पढ़े लिखे, जो बेचारे अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये डिलीवरी बॉयज की नौकरी कर रहे हैं। किसी कंपनी में काम कर सकते थे, एमएनसी वगैरह में। और वहां क्या हो रहा है, वहां सिर्फ क्रॉस कटिंग्स हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है, हर जगह क्रॉस कटिंग्स हो रही हैं। नहीं देखिए, ये इसमें जो गिग वर्कर्स की आप बात कर रहे हैं तो उसमें पढ़े लिखे भी हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा कहीं और काम नहीं कर सकते, लेकिन वो डिलीवरी करके कम से कम मंथली 30,000 के आसपास इनकम करते हैं। और मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये काम करते हैं और अपना जो है घर परिवार उसको चलाते हैं। तो अगर किसी स्टार्टअप से, अगर जेप्टो से और ब्लिंकिट से और कोई भी इस तरीके के जितने भी स्टार्टअप्स हुए हैं और उससे अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो वो किसी भी तौर पे खराब नहीं है। दूसरी चीज मैं बता दूं, वो खराब नहीं है, हम भी उसको ये नहीं कह रहे कि वो खराब है, हम ये कह रहे हैं कि जब आप स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो वो स्टार्टअप्स भी होने चाहिए जहां पढ़े लिखे युवाओं के लिए उनके लायक की उतनी नौकरियां बने। जबकि आप अगर कंपनीज की हकीकत देखें, आप खुद बैंगलोर से हैं, आप बता चुके हैं, तो आप कंपनीज की हकीकत अच्छी तरीके से जानते होंगे। हर कंपनी में क्रॉस कटिंग हर साल होती है और हर साल तमाम लोग बेरोजगार हो जाते हैं, पल भर में उनकी नौकरी चली जाती है। देखिए, ले ऑफ वो जो है वो अलग विषय है और जो स्टार्टअप्स बंद होते हैं और उसके जो कारण रहे हैं वो अलग विषय है। एमएसएमई सेक्टर में हम किस तरीके से उसको प्रोग्रेसिव बना रहे हैं और समाज में किस तरीके से इसको सशक्त कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस ग्रोथ है। मेक इन इंडिया को हमने इंप्रूव करने की पूरी कोशिश की है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ एट दिस मोमेंट कि नंबर 1 पे जो महाराष्ट्र है उसमें 1,24,800 लोग इन्होंने आय घोषित जो ITR सबमिट किया है, ITR 1, वो 1 करोड़ से ऊपर के हैं। उत्तर प्रदेश में 24,000 है, दिल्ली में 20,000 है, मध्य प्रदेश में 8,666 है, तमिलनाडु में 6,288 है, आंध्र प्रदेश में 5,340 है, गुजरात में 3,540 है, ये पश्चिम बंगाल में। जब आप इतने आंकड़े गिरा रहे हैं तो इन्हीं आंकड़ों को मैं अमित तिवारी के पास ऑन करना चाहूंगी, जो जिनकी सालाना कमाई 1 करोड़ से ऊपर है। ठीक है। और ये IPR का रिजल्ट मैं बता रहा हूं। तो मैंने देखिए आपको EPFO का डेटा बताया, मैंने गोल्ड परचेज बताया, मैंने स्टार्टअप बताया, मैंने 1 करोड़ से ऊपर के ITR फाइलिंग बताया। तो फिर इतना कुछ आप दे रहे हैं, मैं इसी को पास ऑन कर लेती हूँ। आपके इसी डाटा को अमित तिवारी के पास लेकर चली जा रही हूँ। ठीक है, आपका यही डाटा अमित तिवारी के पास लेकर चलते हैं। अमित तिवारी जी, या तो विपक्ष जनता की नब्ज पकड़ने में नाकामयाब है कि आप इतने 3 कार्यकाल हो गए, एक रिकॉर्ड कायम हो गया, आपकी ही सरकार का एक पिछला रिकॉर्ड टूट गया और मोदी युग लगातार चलता चला जा रहा है। यानी कि विपक्ष का ये फेलियर है कि वो जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रही है। यही जनता है जो बार बार सत्ता में लेकर आ रही है एनडीए को, बीजेपी को। तो यानी कि कुछ तो बीजेपी सरकार कर रही होगी ना। ये तो है नहीं कि आंकड़े गलत हैं या कुछ भी बीजेपी सरकार नहीं कर रही, कुछ कर रही होगी तभी तो जनता बार बार चुन रही है, वरना जनता क्यों चुनती। हाँ मोनिका जी बिल्कुल सही कह रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कुछ तो कर रही है, कुछ कर रही चोरी, कुछ कर रही घोटाले। इन कुछ को नियंत्रित करने वाले जो इनके सरदार है वो कुछ को बाहर नहीं आने देना चाहते। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, चलो 12 साल की उपलब्धियां आपने नेहरू जी के से ज्यादा लंबा कार्यकाल आज से करने लगेंगे, चलिए शुभकामनाएं आपको। मैं पूछना चाहता हूं कि देश का पहला स्मार्ट सिटी बताओ। मैं पूछना चाहता हूं कि बताओ गंगा कब साफ होगी। मैं पूछना चाहता हूं बुलेट ट्रेन किस दिन चलेगी। अब बताओ ना। अब 3 बड़ी घोषणाएं थी, उनमें से कोई एक नाम बता दे। मैं दावे के साथ कहता हूं मोदी जी का कार्यकाल बुलेट ट्रेन आ चुकी है, चलने वाली है, उसके 2 भी आ चुके हैं। सुनिए,
छोड़िए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, अभी बताइएगा, आपको मौका मिलेगा, जी मौका उसका मिलेगा, स्टार्ट हो चुका है बुलेट ट्रेन मौका का। मिलेगा। पहला स्मार्ट सिटी बता दीजिए देश का कौन सा, छोड़ी जाने दीजिए, जाने दीजिए, पहला स्मार्ट सिटी बता दीजिए, पहला स्मार्ट सिटी बता दीजिए, छोड़िए दूसरा नाम बताइएगा, नाम के अलावा कुछ नहीं चलेगा, पहले शहर का नाम बता दो स्मार्ट सिटी का। आप अगर ये है तो स्मार्ट दिमाग हैं कि नहीं पहले ये बताइए। सिटी स्मार्ट हम बाद में बात करेंगे, आप स्मार्ट हैं कि नहीं? हम बाद में बात नहीं, करेंगे। आप अपने आप को क्या समझते हैं? उनका स्मार्ट कौन सा आपको समझते हैं? शादी का रिश्ता लेकर जाना है तपोष पाल जी, जो आप पूछ रहे हैं कि आप स्मार्ट हो हैं कि सकता नहीं? है। नहीं, आप स्मार्ट हैं अमित कि भाई नहीं, ऑफर ले बताइए। लीजिए, शादी नहीं हुई हो नहीं, तो। अमित तिवारी आप स्मार्ट हैं? सर्वेश भाई जिनके पास तथ्य नहीं होते ना, आप कौन सा उनकी आप कुंडली नीचे बनवाने हासिल शादी करने का के रिश्ता लिए। लेकर जा रहे हैं तपोष पाल जी, उनकी स्मार्टनेस के बारे में पूछ रहे हैं। कोई महिला यहाँ नहीं, बैठी बिना रही है, मतलब उनकी की बातें स्मार्टनेस कर के रहे बारे में हैं। हम क्यों जिन चर्चा चीजों को मैंने करेंगे? डेटा दिया है, ये चोर बता रहे हैं। मैं अभी राहुल कुछ गांधी डेटा चोर पे नहीं मैं है। बात करूंगा आप मोनिका जी, एक तो बात बोल बोलिए, पाइए। ठीक है, आ रहे हैं सर्वेश जी। मोनिका जी, मोतीलाल वोरा को अमित लोग तिवारी जी, दिया। सर्वेश जी डेटा रखना चाह रहे हैं, डेटा का जवाब डेटा से ले लेते हैं, ठीक है? हाँ बोलिए अमित तिवारी जी, जी बोलिए, ये 5,000 बोलिए, बोलिए। आप उनको रोकिएगा तब तो बोलेंगे। तपोष पाल जी एक सेकंड, आप तपोष पाल जी वो आपको इंटरप्ट कर रहे थे, तब आपको आपत्ति हो रही थी, तो उन्हें भी बोलने दीजिए, फिर आप इंटरप्ट बाद में कीजिएगा, उनको भी बोलने दीजिए, देखिए ना, सबको बारी बारी मौका मिल रहा है। देखिए, अमित तिवारी भर जी के अपराध के इनके अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि 7 करोड़ के इन्होंने विदेशी यात्राएं की हैं, उसको देखिए ना, देखिए ठीक है। देखिए सुनिए ना, क्या है कि क्या है सब, कि क्या है सब, क्या है? एफिडेविट भरना नहीं क्या? आता है, चुनाव लड़ने जा रहे हो। ये सूखा क्या है? अरे ठीक आपके है। चीफ मिनिस्टर को तो हैप्पी डेविड बोलना नहीं आता, आप क्या हाँ, एफिडेविट तो एफिडेविट कर रहे हैं तपोष बोले भाई? क्या ना बोले, लिखना आपको नहीं आता क्या? आप अरे इतने दिनों क्या तक बातें नहीं कर रहे हैं आप? कहाँ आप- किस स्तर पे आ गए? आपके मुख्यमंत्री तो बहुत गिरे हुए व्यक्ति हो, बहुत ही गिरे हुए व्यक्ति हो, मानसिक रूप से विकृत हो, और पता आप कैसे क्या करते हो? हमारा मुख्यमंत्री वो तो है एमपी अखिलेश है यादव, भाई। वो अतीक अहमद हमारा के मुख्यमंत्री किस तो सर पे एमपी जाना है चाहते हो? मत्था टेक के आते हैं। भाई किस सर पे जाओगे? हमारे मुख्यमंत्री एमपी के भाई। मत्था टेक के आ रहे हैं। ये हिंदी और इंग्लिश की क्लास चल रही है क्या? मोनिका जी, ये अगर हिंदी चुप और हो इंग्लिश की जाएंगे, क्लास आप चल रही है, आप तीनों जरा बता दीजिए कि यहाँ पे ये शब्द होंगे और आप लोग उसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बताइएगा। तपोष भाई चिल्लाए मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। जाके कब्रिस्तान में मत्था रोके, टेक के आ अरे रहे हैं, भाई हो जाएगा भाई, कलमा अरे तो फुट्टी देनी आडवाणी जी पड़ेगी। का एक चर्चा अपराधी के आपके कब्रिस्तान में कब्र में जाके आप मत्था टेक के आ रहे हैं। क्या उसके अंदर खूब बहुत माफी के साथ, बहुत माफी के साथ मुझे आप सभी को रोकना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं।